आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा की लिखी हुई किताब जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी पर। मोरालिटी पर, इखलाकियात पर वेस्ट में जितनी भी किताबें लिखी गईं उन सब किताबों से ऊपर माना जाता है इस किताब को। यानी नीचा ने जो किताब लिखी जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी के, यानी ये मोरालिटी आई कहां से है, ये इखलाकियात आया कहां से है। तो आज हम इस टेक्स्ट पर बात करेंगे। फिलॉसफी की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को बाद में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। यानी बड़ी बुक वही होती है जिसको बाद में आने वाले लोग इस्तेमाल करें। इस बुक को बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। नीचा के बाद जितने भी लोग आए उन्होंने इस किताब को बहुत इस्तेमाल किया। इवन सिगमंड फ्राइड ने बहुत यूज किया। ये बहुत बड़ी किताब है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, नीचा की लिखी हुई किताब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। देखिए, नीचा पर बात करने से पहले एक थोड़ी सी डिस्क्लेमर मैं ये दे दूं कि इस बुक में नीचा ने क्रिश्चियन मोरालिटी पर बहुत गहरे अटैक किए हैं। जूइश मोरालिटी यानी यहूदियों की इखलाकियात पर बहुत गहरे अटैक किए हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी मजहब पर किसी तरह का कोई अटैक करना नहीं है। हम लोग ये पोलेमिक का काम हमारा नहीं है। हम तो ये, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए इस बुक को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें कुछ चीजें बोलनी पड़ेंगी जो हमारी यानी इंटेंशन नहीं है, हम बोलना नहीं चाहते। देखिए, नीचा बहुत रेसिस्ट था। यानी वो समझता था कि कुछ रेसेस बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ इंसान बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ये दुनिया में सिर्फ बड़े इंसानों को जीने का हक है, छोटे इंसानों को चाहिए कि अपने वजूद से ये दुनिया खाली कर दें। वो बड़े छोटे में तकसीम करना इंसानों को, ये वो इसने बहुत किया है अपने कामों में। अपनी हर किताब में इसने इस तरह की बातें लिखी हैं। नीचा बहुत ज़्यादा माइसोजिनिस्ट भी था। औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में इसने बहुत बुरा लिखा है, अपनी हर किताब में लिखा है। पता नहीं इसको क्या ख़वातीन से प्रॉब्लम थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वो जो एक दोस्त थी रशियन, जिसके साथ ये शादी करना चाहता था, उसको 2-3 दफ़ा इसने प्रपोज भी किया और उसने हर दफ़ा मना कर दिया, तो शायद इस वजह से औरतों के खिलाफ इसमें बहुत नफरत थी। कुछ कहते हैं कि क्योंकि ये अपनी अम्मी और अपनी बहन से बहुत नफरत करता था, क्योंकि इसने जब क्रिश्चियनिटी छोड़ी तो इसकी माँ बहुत नाराज़ हुई थी, तो शायद इस वजह से इसने औरतों के खिलाफ लिखा। तो क्या वजह है इसने औरतों के खिलाफ इतना क्यों लिखा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये कि इसने बहुत लिखा है, यानी बहुत मिसोजिनिस्ट था। यानी एक जगह लिखता है, औरतों के पास जाओ तो छड़ी हाथ में लेके जाओ। यानी तो ये बहुत पेट भर के मिसोजिनिस्ट आदमी था। लेकिन हमारा ये काम नहीं है। हम तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस बुक पर। इसी तरह इसके काम को ना हिटलर ने भी बहुत यूज किया। यानी जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, जो नाजी पार्टी थी, उस बुक ने, उस ग्रुप ने उनको एक, देखिए जो फैशिस्ट होता है उसको एक ग्राउंडिंग चाहिए होती है, एक थ्योरी चाहिए होती है, एक कोई भी सपोर्ट उनको मिल जाए अपने आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए। तो डार्विनियनिज्म को इस्तेमाल किया और नीचा को इस्तेमाल किया। नीचा समझता था कि इंसान एक इंस्टिंक्टिव जानवर है और हर जानवर के इंस्टिंक्ट्स बराबर नहीं होते। कुछ डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो डोमिनेटिंग लोगों का काम है कि वो वीक लोगों को कंट्रोल करें। तो ये आइडियोलॉजी हिटलर को बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत यूज करी। यानी हिटलर इसका इतना बड़ा फैन था, जब मेसोलिनी उससे मिलने आया है ना, दोनों फैशिस्ट थे, जब मेसोलिनी इससे मिलने आया है तो हिटलर ने वो जो स्टेट गिफ्ट दिया जाता है, हिटलर ने मेसोलिनी को द कंप्लीट वर्क्स ऑफ फ्रेडरिक नीचा का काम पेश किया कि ये हमारा बहुत बड़ा फलसफी था, ये लीजिए, इसका काम लीजिए, ये पढ़िए। ये लोग पढ़े लिखे लोग। देखिए, गोबल्स जो था, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, वो पीएचडी था। तो वो तेज लोग थे, उनको पता था कौन सी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हिटलर की आइडियोलॉजी को, हिटलर के फलसफे को यूज किया गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी डार्विनियनिज्म के अंडर में हुई है। इसमें हिटलर ने और जर्मन्स ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया फ्रेडरिक नीचा के फलसफे को। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं फ्रेडरिक नीचा के उन किताबों की जो फ्रेडरिक नीचा की जिंदगी में पब्लिश हुई। मुझे पता है कि जो उसकी आखिरी किताब थी विल टू पावर, उस पर डाउट है कि उसकी बहन ने उसमें 200 के करीब एफोरिज्म्स के बारे में डाउट है कि उसमें मिलावट है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, विल टू पावर की बात नहीं कर रहा हूं।
बाकी जो बुक्स हैं जो फ्रेडरिक नीचा की जिंदगी में पब्लिश हुई, उनमें भी इस तरह की थ्योरीज हैं जिनको आप यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं उल्टा सीधा। तो नीचा की ये इंटेंशन थी नहीं, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो आइडियाज को एक्सप्लोर करता था, लेकिन फिर उन आइडियाज को गलत इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि सिर्फ बताने के लिए कि हमें इन चीज़ों का पता है, लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी रिलीजन के बारे में गलत बात करें या मिसोजिनी पेश करें या किसी तरह की कोई रेसिस्ट किस्म की बात करें। हम तो एक बुक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये बुक फ्रेडरिक नीचा, देखिए जिस जमाने में 19वीं सदी में जिस जमाने में फ्रेडरिक नीचा अपना फलसफा कर रहा था ना, उस जमाने में वो दौर था डार्विन का। यानी जैसे 17th सेंचुरी थी ना, 17th सेंचुरी में सिर्फ वो ज्योमेट्री का दौर था, सारे ज्योमेट्रिशियन फिलोसफर हुआ करते थे, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिस, ये सारे ज्योमेट्रिशियन थे। 18वीं सदी में साइकोलॉजिस्ट थे सारे, डेविड ह्यूम वगैरह, जॉन लॉक वगैरह, ये साइकोलॉजी पे काम। 19th सेंचुरी में जब नीचा अपना फिलोसफी कर रहा था, तो 19th सेंचुरी में फलसफा हो रहा था डार्विन के अंडर में। देखिए डार्विन ने तो दुनिया को हिला के रख दिया। आप उससे एग्री करें ना करें वो एक अलग बात है। एक सेल से पूरा इंसान कैसे बन गया ये आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के, म्यूटेशन के सबूत तो मिलते हैं। आप अभी से लेके 1000 साल पहले देख लें, इंसान थोड़ा बहुत तो इवॉल्व हुआ है। तो वो डार्विन ने बहुत असर डाला दुनिया की हर फील्ड पर। फ्रेडरिक नीचा जिस जमाने में फलसफा कर रहा था, उस जमाने में डार्विन का बहुत असर था। तो ये डार्विन के असर में काम हो रहा था। और नीचा जो था ना, देखिए नीचा मेटाफिजिक्स पे बिलीव नहीं करता था। वो जमाना था जब साइंस तरक्की कर रही थी, जब नेचुरल साइंसेस तरक्की कर रहे थे ना, तो मेटाफिजिक्स तकरीबन खत्म हो गया था। और नीचा भी मेटाफिजिक्स पे बिलीव नहीं करता था। अच्छा, ये थोड़ा सा एक आपको टेक्निकल बात समझाऊं कि होता क्या है कि प्लेटो आया, उसने कहा जी मैं मिथ्स पर बिलीव नहीं करता, और अपनी मिथ पकड़ा गया। इसी तरह नीचा मैं मेटाफिजिक्स पे बिलीव नहीं करता, अपनी मेटाफिजिक्स पकड़ा गया। ये एक होता है। यानी ये मेटाफिजिक्स, ये वो दौर था जब मेटाफिजिक्स खत्म हो चुकी थी नेचुरल साइंसेस की तरक्की की वजह से। तो नीचा ने बिल्कुल मेटाफिजिक्स पे काम नहीं किया। ऑफ मोरालिटी ये एक सिस्टमैटिक किताब है। यानी आम तौर पर नीचा में ना आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे एफोरिज्म्स लिखता है। एफोरिज्म्स कहते हैं 5-6 लाइनों की एक बात को, और उसमें बात मुकम्मल कर देता है। एक एफोरिज्म इधर जा रहा है, एक एफोरिज्म इधर जा रहा है। लेकिन ये जो बुक है जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, इसमें बड़े बड़े एफोरिज्म्स हैं, 2-2 पेज के, और एक के बाद एक, यानी हर एफोरिज्म दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो एक प्रॉपर जिस तरह से एक बुक लिखी जाती है ना, ये उस तरह से लिखा है। ये काम, यानी ये बहुत कम होता है नीचा के काम में कि आपको सिस्टम मिल जाए, लेकिन इसमें एक सिस्टम है। और ये बहुत डार्क बुक है। यानी जो इसमें इंसानों की क्रूरलिटी बताई है, और मानी आपको अच्छा खासा हिला के रख देगी। ये बुक बहुत डार्क है। अच्छा, एक बात बता दूं, जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी में नीचा ने कोई मोरालिटी की थ्योरी नहीं दी है। यानी जैसे कांट ने मोरालिटी की थ्योरी दी ना, इमैनुअल कांट ने, जिसको CI बोलते हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव बोलते हैं। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से क्या मुराद है? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से मुराद है कि नीचा ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी बुक पढ़ें, छोटी सी बुक है 200 पेज की, उसमें उसने बताया है कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में 2 चीजें हैं। यानी जब भी आपके सामने कोई सवाल हो कि भाई मैं ये करूं या ये करूं, जो भी कौन सा एक्शन ज्यादा मॉरल है, मैं क्या, भाई मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में जंग लग गई है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी लड़के 20 से 25 साल की एज के हैं वो वॉलंटियर करें जंग के लिए, वरना हम हार जाएंगे। आप गांव में रहते हैं, अकेले रहते हैं, और आपकी जो अम्मी हैं वो 80 साल की हैं, आप उनके केयर गिवर हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप जंग पे जाएंगे या आप अपनी माँ के साथ रहेंगे? भाई अगर आप जंग पर गए तो माँ कहेगी कि यार लो, मैंने इतना पाला पोसा, अब मुझे जरूरत है, मैं हिल नहीं सकती हूं, मैं, वो चला गया जंग पे। और अगर आप जंग पे नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार हम जंग कैसे जीतेंगे जब हमारे नौजवान ही, भाई हर इस तरह से तो हर एक, किसी का बाप बीमार है, किसी
किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का कोई मसला, हर आदमी एक ना एक रीजन दे सकता है जंग पे ना जाने की। तो अब आपके सामने इस तरह का एक मॉरल डिलेमा आ जाए तो आप क्या करेंगे? यानी तो कांट, देखिए ये तो मैंने खुद से मिसाल दी, जर्मन राइटर्स आपको कभी भी मिसाल नहीं देंगे। अल्लाह माफ करे, आप किसी भी जर्मन राइटर को पढ़ लें, होता है ना कि इंसान एक मुश्किल एब्स्ट्रैक्ट बात करता है, फिर नीचे एक एग्जाम्पल देकर चीज समझा देता है। किसी भी जर्मन राइटर ने किसी भी किताब में एग्जाम्पल देने की तकलीफ नहीं उठाई, अपनी बात लिख दी, बाकी समझते रहो आप बैठ के। तो ये तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, तो कांट ने कहा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, बहुत मशहूर जुमला है ये फलसफे की, वेस्टर्न फिलोसफी का, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? दो चीजें, मैंने आपसे कहा उसने डिफाइन नहीं किया है, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे नजर आया। पहली तो गुडविल, हर चीज की नीयत देखी जाएगी कि नीयत क्या है। दूसरा, उसने कहा कि जो भी अमल करो, जो भी फैसला करो, जो भी डिसीजन लो, ये सोच के लो कि जैसे तुम्हारे अमल को आने वाली जनरेशंस के लिए एक एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। यानी जब भी मुझे कुछ डिसाइड करना है कि ये करूं या ये करूं, ये सही है या ये सही है, तो मैं ये सोचकर करूं कि मेरे आज के करने वाले एक्शन को आने वाली जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। यानी मेरे बाद जितने लोग भी दुनिया में आएंगे, उनको जब ये डिसाइड करना होगा तो वो मेरी लाइन फॉलो करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये सोचकर जो भी फैसला करना है करो, इसको कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है नीचा इन चीजों को नहीं मानता था। कैटेगोरिकल, इसमें तो रीजन है ना कि मैं सोचूं, भाई नीचा कहता था इंसान जानवर है, एक इवॉल्व जानवर है, एक इंस्टिंक्ट बेस्ड जानवर है। मुझे भूख लगी है तो मैं को कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, अबे मैं छीन के खा लूं, भूख में तो मैं चोरी करके खा, मुझे कौन सा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव? तो नीचा इन चीजों को नहीं मानता था। लेकिन कांट ने अपनी एक थ्योरी दी, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसी तरह एक और थ्योरी जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी, अमेरिका वालों, इंग्लैंड वालों ने। वो थ्योरी है मोरालिटी की, उसको कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म से मुराद यह है कि आपको जब भी कुछ फैसला करना है कि ये करूं कि ये करूं, तो आप ये देखें कि ज्यादातर लोगों का फायदा किसमें है, जिसमें ज्यादा लोगों का फायदा है वो फैसला करें। यह यूटिलिटेरियनिज्म बहुत मशहूर मोरालिटी की दुनिया की थ्योरी है। यानी कि अगर एक आदमी के जिस्म में से 5 ऑर्गन्स निकाल के 5 बीमार आदमियों को लगा दिए जाएं और वो 5 को जिंदगी मिल जाए तो मुझे मार दिया जाए। नहीं, ये तो मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं। यूटिलिटेरियनिज्म से मुराद ये है कि वो करो जिसमें ज्यादा का फायदा है। अगर इसमें 2 लोगों का फायदा है, इसमें 8 लोगों का फायदा है, 8 लोगों वाले फायदे वाली चीज करो। अच्छा, नीचा को जैसे कांट के खिलाफ था नीचा, इसी तरह इसका भी नीचा इसके खिलाफ था। उसने कहा यार ये नीचा डेमोक्रेसी के खिलाफ था, नीचा सोशलिज्म के खिलाफ था, नीचा यूटिलिटेरियनिज्म। ये कहता था कि भाई इंसान बराबर नहीं है, कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, वो लोग ग्रेट होते हैं। हमें चाहिए कि सिर्फ उन ग्रेट लोगों के काम करें, उन ग्रेट लोगों को छोड़ दें, उनको फायदा पहुंचाएं, वो दुनिया को आगे लेके जाएंगे। ये जो हर्ड मेंटेलिटी है ना, भेड़ बकरो, सबको साथ चलाओ, सबका फायदा करो, वो इन चीजों के खिलाफ था। तो इस बुक में नीचा ने कोई थ्योरी नहीं दी है। यानी जैसे कांट ने दी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, वो करो जिसमें आने वाली नस्लों के लिए वो मिसाल बन जाए, या मिल ने थ्योरी दी, वो करो जिसमें सबका फायदा है। कांट ने कोई थ्योरी नहीं, नीचा ने कोई थ्योरी नहीं दी। नीचा कह रहा है ये मोरालिटी आई कहां से? भाई नीचा कह रहा है ये अच्छाई और बुराई आई कहां से, इसकी जीनियोलॉजी मालूम करो। ये फिलोलॉजिस्ट था ना, फिलोलॉजिस्ट तो पता चलाते हैं कि ये चीज आई कहां से। वो कह रहा है ये इंसानों में जमीर आया कहां से? जमीर क्या होता है भाई? जानवरों में तो जमीर नहीं होता भाई। जानवरों में जमीर, जानवर आपको कत्ल कर खा जाता है, उसके बाद सोचता थोड़ी बैठ के कि यार मैंने बकरी मार दी, उनमें कोई जमीर नहीं होता। तो वो ये कहता था कि हमारे अंदर ये जमीर कहां से आ गया, हमारे अंदर अच्छाई और बुराई कहां से आ गई। देखिए नीचा कहता था हम नेचर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई नेचुरली हम जैसे हैं वैसे, ये अच्छाई और बुराई ये नेचर का हिस्सा नहीं है। नेचर तो क्रूएल है, नेचर बड़ा जालिम है, हम अपनी तरफ से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीचा कहता था इंसानों के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया ना, डार्विन तो डिग्निटी खत्म कर गया ना इंसानों की। वो कहता था भाई हम लोग जानवर, ये हमारे अंदर जमीर कहां से आ गया, कॉन्शियंस कहां से आ गया।
और फिर आगे चल के चैप्टर 2 में उसने बड़ी डिटेल में बताया है कि ये जमीर इंसानों में कैसे डेवलप हुआ। बड़ा लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा पेनफुल प्रोसेस, उसमें से गुजर कर इंसानों के अंदर ये जमीर डेवलप हुआ। वो और नीचा तो ये कहता था ना कि इंसानों के अंदर एक नेचुरल डिजायर है, विल टू पावर, विल टू डोमिनेट। और जब इंसान ने दूसरों को पेन देना छोड़ा, जब आप सिविलाइज जिंदगी जीना शुरू किया, जंगलों से निकले, उसने ये लिखा है कि बड़ा लेंदी प्रोसेस था जब इंसान जंगलों से निकला और अपना जो एक इंस्टिंक्ट्स थे, खूनी इंस्टिंक्ट्स, वो छोड़ी। तो इंसान, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था जिसके थ्रू इंसान गुजरा है। और फिर इंसान ने अपने आप को पेन देना शुरू किया और फिर ये कॉन्शियस किस तरह से डेवलप हुआ, ये चैप्टर 2 में उसने बहुत डिटेल में कवर किया है। और उसने ये भी बताया कि ये जुर्म, ये जो गिल्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ। यानी इंसान पहले क्रेडिटर डेटर, बहुत जंगलों में जब रहता था क्रेडिट डेटर की रिलेशनशिप कायम हुई, और फिर जब कोई अपना डेट वापस नहीं कर सकता था, फिर पनिशमेंट की बहुत इसने डिटेल्स में लिखा। इसमें इसने एक बात, यानी ये तो जीनियोलॉजी बता रहे ना कि ये अच्छाई बुराई शुरू कहां से हुई है, इसने बहुत फायदे लिखे हैं कि भूल जाने के फायदे, कि ये भूल जाना कितनी बड़ी नेमत है। जैसे आप खाना हजम कर लेते हैं ना, ये एक अच्छी बात है, इसी तरह भूल जाना भी एक आपकी साइकी के लिए कितनी अच्छी बात है। देखिए, नीचा नहीं मानता था कि इंसान का जो सोल है वो इमोर्टल है, यानी हमेशा हमेशा के लिए है। और जाहिर सी बात है, वो ये भी नहीं मानता था कि हमारे जो मॉरल्स हैं वो पत्थर पे लिखे हुए हैं, ऊपर से आए हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। वो कहता था नहीं, ये जो हमारा मोरालिटी का सिस्टम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये नहीं करो, ये इंसानों का बनाया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी से लिया था, हमने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, अब तक हम क्रिश्चियनिटी के मॉरल, जो डेकेडेंट मॉरल वैल्यू सिस्टम है, उसको फॉलो कर रहे हैं। हमें इसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि ये सही और गलत हमेशा हमेशा के लिए सही और गलत है। हमें देखना चाहिए क्या सही और क्या गलत है, अपनी मोरालिटी को रीडिफाइन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कांट आपको बता रहा है ये करो ये ना करो, नीचा क्या है, क्यों सही और गलत ये आया कहां से, इसको रीवैल्यूएट करो। हम जानवर होते थे, हमें कहां से सही और गलत सिखा दिया गया। वो इंस्टिंक्ट्स पर बिलीव करता था। ये मॉरल कोड, ये हमें, यानी वो ये कह रहा है, ये 10 कमांडमेंट्स है ना, लव दाई नेबर और ये सब कह रहा है, नहीं भाई, ये मॉरल कोड इंसानों का बनाया हुआ है, हमें इसको रीवैल्यूएट करना है। अच्छा, इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में 40 मिनट हो गए यार। इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में नीचा 2 मोरालिटीज डिस्कस करेगा, एक मास्टर मोरालिटी, एक स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी में वो कहता है कि होता है गुड एंड बैड, और स्लेव मोरालिटी में होता है गुड एंड इवल। इसने कहा मास्टर जो मोरालिटी होती है, ये यूनानियों की मोरालिटी थी, ये वॉरियर्स की मोरालिटी थी, ये अमीरों की मोरालिटी थी। अच्छा, नीचा के साथ मसला ये था कि इसको यूनानी कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो ये मैंने कहा 2 मोरालिटीज डिस्कस करेगा। अभी हम मास्टर मोरालिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। मास्टर मोरालिटी, इसमें गुड किसको समझा जाता है, जो आपको ताकतवर बनाए, जो आपको खुश बनाए, जो आपको पावर दे, जो आपका स्टेटस ऊपर करे। मास्टर मोरालिटी, बड़ा सोचो, बड़ा हासिल करो। गुड क्या है, बड़ा सोचो, बड़ा हासिल करो, ताकत हासिल करो। बैड क्या है, कमजोरी, ह्यूमिलिटी, जो भी चीज आपसे आपकी पावर ले ले, जो भी चीज आपको कमजोर कर दे, दूसरों के आगे झुकना, काइंडनेस, सॉफ्ट होना, ये सब बुराई है। हम मास्टर मोरालिटी डिस्कस कर रहे हैं। मास्टर मोरालिटी में ताकत अच्छी चीज है, कमजोरी बुरी चीज है। यानी मास्टर मोरालिटी में जब आप मोरालिटी डिस्कस करते हैं तो आप करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। अगर मैंने किसी को चैरिटी दी तो इसमें मेरा क्या हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ, मुझे लगा कि मैं ऐसी पोजीशन में हूं कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। तो मास्टर मोरालिटी देखी जाती है करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। करने वाला, मैंने किसी को पैसे दिए, मैं इस काबिल हूं कि किसी की मदद कर सकता हूं, मेरी ताकत में इजाफा हुआ। तो मास्टर मोरालिटी, आप अगर प्लेटो को पढ़ें, प्लेटो के सारे डायलॉग्स पढ़ लें आप, वो सिर्फ अमीरों के बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहा है, एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों के साथ, किसी गरीब के साथ नहीं बैठा हुआ। बल्कि अरस्तु ने जो निकोमेकियन एथिक्स लिखी, उसने कहा ये मैंने ग्रीक अशराफिया के लिए लिखी है। देखिए, यानी यूनानी समझते थे कि एक लोअर क्लास होती है, वो बहुत जरूरी है, आप सबको बराबर नहीं कर सकते, इंसान बड़े छोटे होते हैं। तो ग्रीक्स में ये मोरालिटी थी, मास्टर मोरालिटी।
अगर आपको कुछ चाहिए तो बढ़कर हासिल कर लो। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ मारो, बराबर हो गया। यानी उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको थप्पड़ मारा, बात बराबर हो गई। उसकी भी डिग्निटी कायम रही, आपकी भी डिग्निटी कायम रही। और फिर जो मास्टर होते हैं वो थप्पड़ मार के भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। यानी उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको थप्पड़ मारा। और ये जो स्लेव्स होते हैं, अभी हम मास्टर्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन स्लेव की एक मिसाल दे दूं। जब स्लेव को कोई थप्पड़ मारते हैं, दूसरा गाल आगे कर देते हैं और अपनी बेइज्जती भूलते नहीं, दिल में रख लेते हैं, अपनी इमोशंस से अपने आप को पॉइजन करते हैं। तो मास्टर मोरालिटी ताकत, हिम्मत, आगे बढ़ना। कोई थप्पड़ मारे, वापस थप्पड़ मारो। तो ये जो ग्रीक्स थे, नीचा कह रहे हैं, उनके अंदर मास्टर मोरालिटी थी, बहादुरी, गैरत। कोई चीज चाहिए तो बढ़कर हासिल कर लो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वो ओडिसी पढ़ी हो, होमर की जो किताब है, उसमें जो उनका हीरो है ओडिसियस, हर वक्त झूठ बोल रहा होता है, हर वक्त झूठ बोल रहा होता है, इसको कुछ बोल रहा है इसको, यानी, और वो उनका हीरो है। यानी यूनानियों में सच बोलना, लोगों के काम आना, ये कोई मोरालिटी नहीं थी। उनके यहां गुड था, ताकत, ऑनर, गैरत, हिम्मत। झूठ बोल दो भाई। प्लेटो, अफलातून ने जो अपनी मशहूर किताब लिखी रिपब्लिक, मैंने उस पर वीडियोस भी बनाई है, अगर आपको पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें उसने बोला कि हुक्मरान झूठ बोल सकते हैं, नोबल लाए। तो ग्रीक्स में सच्चाई, नीचा कह रहा है कि भाई ग्रीक्स की मोरालिटी और थी, और ग्रीक्स मोरालिटी को देखते थे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको क्या फायदा हुआ। भाई ये जो ओडिसियस था, ओडिसी में उसने साइक्लॉप्स को, खुदा का बेटा साइक्लॉप्स पोसाइडन का बेटा, उसको मार के उसकी आंख फाड़, खुदा की आंख फाड़ दी। बात समझ रहे हैं? तो नीचा ने कहा यूनानियों की मोरालिटी मास्टर मोरालिटी थी, उसमें गुड ताकत था और बैड कमजोरी थी। अब दूसरी जगह उसने कहा कि एक होती है स्लेव मोरालिटी। स्लेव मोरालिटी की उसने मिसाल दी, यानी स्लेव मोरालिटी से मुराद गुलाम नहीं है, गुलामों की मोरालिटी। यानी उसने कहा कि जैसे यहूदियों के जो प्रीस्ट होते हैं ना, यहूदी एक ऐसी नेशन थी जिस पर प्रीस्ट डोमिनेट करते थे, उनके मौलवी उनको डोमिनेट करते थे, वॉरियर्स डोमिनेट नहीं करते थे। तो जो इनके प्रीस्ट थे ना, जो इनके बड़े बड़े आलिम थे, नीचा ने लिखा इनकी मोरालिटी स्लेव मोरालिटी थी। स्लेव मोरालिटी क्या होती है? ये रिएक्टिव मोरालिटी होती है। स्लेव मोरालिटी डिफाइन की जाती है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर मैंने पैसे दिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा, लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू। शुक्रिया यार, आपने मुझे पैसे दिए, मुझे जरूरत थी और ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। तो देख लेने वाले का क्या फायदा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोरालिटी को देखा जाता है स्लेव मोरालिटी में। मास्टर मोरालिटी में देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लेव मोरालिटी में लेने वाले, भाई बहुत शुक्रिया, बहुत, ये अच्छा अमल है यार, क्योंकि इसने मुझे पैसे दिए, मेरा काम आएंगे, ये अच्छा अमल है। लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को अच्छा समझा जाएगा। यानी कि मास्टर मोरालिटी में ताकतवर होना अच्छा है, कमजोर होना बुरा है। स्लेव मोरालिटी में कमजोर होना अच्छा है, गरीब होना अच्छा है, कि यार नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस इतना काफी है, नहीं बहुत हो गया, बड़ा नहीं सोचो, कुछ हासिल नहीं करो, वो कमजोर रहो। अरे नहीं मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, मैं दुकान काफी है, एक काफी है। स्लेव मोरालिटी में कमजोर होना गुड है। यानी मास्टर मोरालिटी में कमजोर होना बैड था, स्लेव मोरालिटी में कमजोर होना गुड है। यानी कि अगर आप किसी स्लेव मोरालिटी वाले आदमी को थप्पड़ मारेंगे तो वो थप्पड़ नहीं मारेगा आपको, वो आपको अगला गाल आगे कर देगा, आपकी भी डिग्निटी खराब करेगा, अपनी भी डिग्निटी खराब करेगा। और फिर ऐसा नहीं है कि भूल जाएगा, ये इमोशन उसके अंदर रहेगी और उसको जहर भर देगी उसके अंदर। मैंने आपसे कहा ना, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। इस किताब में नीचा ने बड़ी तारीफें की है भूल जाने की, कि भूल जाना कितना जरूरी है। जैसे डाइजेशन है ना, कि आप खाना खा के निकाल देते हैं, इसी तरह भूल जाना बहुत। नीचा ने कहा ये लोग भूलते नहीं है, ये बोलते हैं कि चलो वो इमोशन, वो जहर अपने अंदर भर लेते हैं और फिर इनके अंदर ईवल आ जाता है। मास्टर मोरालिटी में गुड एंड बैड, स्लेव मोरालिटी में गुड एंड ईवल। सही है, गुड एंड बैड, गुड एंड ईवल।
वो जहर अपने अंदर भर लेते हैं, फिर इनके अंदर ईवल आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि चलो मैं इस जन्म में बदला नहीं ले सका, मैं तुमसे अगले जन्म में बदला लूंगा, मैं तुमसे अगली दुनिया में बदला दूंगा। इस तरह के मेटाफिजिकल बातें करते हैं। यानी वो कहता है कि क्योंकि ये लोग कमजोर होते हैं ना, स्लेव मोरालिटी वाले, तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि अपने नेबर से प्यार करो, यानी वो जो 10 कमांडमेंट्स में लिखा है ना, लव दाय नेबर, क्योंकि ये डरते हैं कि वो हमला ना कर दे, तो ये इस तरह की बातें, कमजोरों वाली बातें, लव दाय नेबर। और ये कह रहे हैं कि ये जो स्लेव्स होते हैं, क्योंकि ये अपनी विल टू पावर, अपनी डोमिनेशन दूसरों पर नहीं कर सकते, तो ये अपने ऊपर शुरू कर देते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये जो सन्यासी बन जाते हैं, ये जो खानकाहों में चले जाते हैं कि जी मैं मुंह का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना ये हाथ जो अपने सन्यास करना शुरू कर देते ना, कि मैं, जैसे मिसाल के तौर पे बॉडी की नीड्स हैं। अब अगर मास्टर मोरालिटी वाला आदमी है, उसकी बॉडी जैसे सेक्स है, तो वो जाके सेक्स करेगा, वापस आएगा, अपनी दुनिया में लग जाएगा। ये स्लेव मोरालिटी वाले अपनी प्लेजर्स को डिनाई करेंगे, नहीं नहीं मैं सेक्स नहीं करूंगा, अपने आप पे जुल्म करेंगे, क्योंकि विल टू डोमिनेट हर इंसान के अंदर होती है। आप दूसरों पे नहीं कर सकते, तो आप अपने ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 मैं सेक्स नहीं करूं, और फिर ये सारी जिंदगी सेक्स के बारे में सोचता रहेगा। यानी क्योंकि ये एक नेचुरल डिजायर है। मास्टर मोरालिटी वाला करके आएगा और अपनी दुनिया में लग जाएगा, ये करेगा नहीं, लेकिन इसके दिमाग में सेक्स चढ़ रहेगा। यानी ये अपने आप को अंदर पॉइजन भरते रहते हैं। नीचा ने कहा ये जो एसेटिसिज्म है ना, ये जो सन्यासी है, ये जो दुनिया को छोड़ देना, ये बहुत नुकसानदेह चीज है। फिर नीचा ने कहा कि हमारी बदकिस्मती यह है कि ये जो स्लेव मोरालिटी थी, ये मोरालिटी जीत गई मास्टर मोरालिटी पर, और ये क्रिश्चियन मोरालिटी जो थी, देखिए क्रिश्चियनिटी शुरू शुरू में गुलामों में ही फैली थी ना, तो इसने कहा कि ये जो मास्टर मोरालिटी थी, इसको इसने लिखा रिवॉल्ट ऑफ द स्लेव्स। ये स्लेव्स जो थे, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और यूरोप पर स्लेव मोरालिटी छा गई। कमजोर जो थे वो जीत गए, ताकतवर हार गए। वो कहता है क्रिश्चियनिटी इस तरह से अरेंज की गई है कि इसमें वॉरियर्स, जीनियसेस, मास्टर्स को दबाया जाता है और कमजोर लोगों को ऊपर लाया जाता है। वो कहता है कि ये जो स्लेव मोरालिटी होती है ना, इनके जो ऊपर लीडर्स होते हैं, प्रीस्ट, मौलवी, इनको ना लोगों को ऐसे झुके झुके लोगों को पांव छूना, कमजोर, साईं जी, इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। वो इनको आसानी से, क्योंकि ये वॉरियर्स तो होते नहीं है, मौलवी लोग वॉरियर्स तो होते नहीं है, ये वैसे तो डोमिनेट कर नहीं सकते, तो ये लोगों को ऐसी बातें करके कि ये जो तुम सफरिंग कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर जो जो जुल्म हो रहा है, ये कोई देख रहा है, इसका तुम्हें इनाम मिलेगा, अरे मेरे पांव छुओ, तो ये इनको ना भेड़ बकरियों की तरह लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। भाई नीचा कहता है कि भूलना ना, ये लोग भूलते नहीं है। देखिए भूलना बहुत, ये कहता है कि यार इनमें इतना ईवल है। मैंने आपसे कहा ना, मास्टर मोरालिटी में गुड और बैड, चमाट मारा, दूसरा चमाट मारा, खत्म, भूल गया। ये लोग भूलते नहीं है, इनके अंदर ईवल है, गुड एंड ईवल। बोलता है ये लोग कहते हैं मैं इस जन्म में बदला नहीं ले सका, मैं तुमसे अगले जन्म में बदला लूंगा। बल्कि ये लोग इतना अपने अंदर जहर भर लेते हैं। थॉमस एक्वाइनास, जो कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा सेंट था, ईसाइयों का सबसे पहला बड़ा सेंट ऑगस्टीन था, दूसरा बड़ा सेंट ये सेंट थॉमस एक्वाइनास था 11वीं सदी में। उसने अपनी किताब में लिखा कि जन्नत में ईसाइयों को जो सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, सबसे बड़ा इनाम, वो ये दिया जाएगा कि उनको ये मौका दिया जाएगा कि दोजख में जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है उनको देखो और एंजॉय करो। समझ, नीचा कह रहा है इन लोगों में इतना ये भूलते नहीं है, ये इनके अंदर ईवल भरा हुआ है। उसके बाद नीचा ने कहा क्योंकि यूरोप पर ये स्लेव मोरालिटी हावी आ गई है, कमजोरों को ऊपर ले आया गया है, जीनियसेस को, ताकतवरों को दबाया जाता है, तो इंसानों के अंदर विल टू नथिंगनेस बढ़ रहा है और हम लोग नाइलिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी तो वैसे ही छोड़ दी। नाइलिज्म कहते हैं किसी भी वैल्यू में फर्क नहीं रहता, यानी आपको जो करना है करें, आपको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, मंदिर जाना है मंदिर जाए, नाइट क्लब जाना है नाइट क्लब जाए, किसी बूढ़े आदमी को जाके खाना खिलाना है खिला दें, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन लें, सोना है सो जाए, हर चीज बराबर है। यानी वैल्यू सिस्टम में डिस्टिंक्शन नहीं रहती। यानी एक नाइलिज्म की एक डेफिनेशन ये भी है। और फिर इसमें चैप्टर ये चैप्टर 1 था, इसने बताया कि स्लेव मास्टर मोरालिटी होती थी ग्रीक्स में, फिर स्लेव मोरालिटी थी
ज्यूज में, जो फिर क्रिश्चियंस ने ले ली और फिर क्रिश्चियनिटी ने डोमिनेट कर लिया, तो हमारा सिस्टम बर्बाद हो गया, हमारा वैल्यू सिस्टम सारा खराब है। ये कमजोरों का वैल्यू सिस्टम है। बुक 2 में इसने बहुत डिटेल में बताया है कि इंसानों के अंदर जमीर कहां से आया, कॉन्शियंस, हमारे अंदर जो जमीर है ना, ये कहां से आया, ये जानवरों में नहीं होता था, ये कैसे पैदा हुआ। ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस था, बहुत ही खूनी प्रोसेस था, जिससे गुजरकर, पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर इंसानों ने ये तसव्वुर, जमीर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कॉन्शियंस, अच्छा बुरा, अच्छा मेरा जमीर कह रहा है ये ना करो वो ना करो। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था। अभी ये बहुत वीडियो लंबी हो गई, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूं। चैप्टर 3 में इसने फिर ये जो एस्थेटिक आइडियल्स होते हैं ना, यानी सन्यासी, ये दुनिया छोड़ दो, ये नहीं करूंगा, सेक्स नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, बात नहीं करूंगा, अपना हाथ ऐसे रखूंगा ताकि ये हाथ सूख जाए, ये बहुत आम बात है। इसने बताया कि ये जो एस्थेटिक आइडियल्स हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं, ये कितनी पैसिव रिग्रेसिव किस्म की आदतें होती हैं, इससे आपके अंदर कितना जहर भर जाता है। यानी ये चैप्टर 3 में इसने बताया, यानी बेसिकली इस बुक में नीचे ये कह रहा है कि भाई हमने क्रिश्चियनिटी तो छोड़ दी, लेकिन हमने उसका वो जो डेकेडेंट मोरल सिस्टम है ना, मोरल सिस्टम, इखलाकियात, वो अभी तक हम पकड़ के बैठे हैं। तो ये भाई फलसफे की दुनिया में, मोरालिटी की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसमें इसने कोई नई थ्योरी देने की कोशिश नहीं करी। इसने बताया कि भाई हम तो जानवर हैं, हमारे अंदर जमीर कहां से आ गया, और फिर उसको उसने ट्रेस किया। और जो इनसाइट्स इस बुक में आपको मिलेंगी, बहुत छोटी है, मेरे ख्याल 200-250 पेज की बुक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इनसाइट्स आपको इस बुक में मिलेंगी वो और किसी बुक में मिलना मुश्किल है। लोग कहते हैं सिगमंड फ्राइड ने इस बुक को पढ़कर बहुत कुछ बोरो किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।